Hello everyone, welcome to Mentor Classes। आज पॉलिटी स्टार्ट हो रही है यानी भारत का राजनीतिक शास्त्र। और आज हम लोग देखेंगे इसका विकास और इससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। और वन बाय वन स्टेप में हम लोग चलेंगे और एक एक चीज़ इससे समझेंगे कि आने वाले आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी देश का शासन जिस नीतियों और सिद्धांतों के अनुसार चलता है उस नीति और सिद्धांत के समूह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। यानी एक ऐसा सेट ऑफ रूल जिससे कोई भी चीज चलाया जाता हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो घर हो, हर एक चीज एक रणनीति और एक पॉलिटिक्स के थ्रू चलता है, यानी एक नीति बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसे डिफाइन करते हैं। यानी आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो एक सेट ऑफ रूल होता है किसी चीज को चलाने के लिए, वही क्या है? संविधान है। इसे सिंपल लॉजिक लैंग्वेज में, आप सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। अब देखिए, देश का सबसे बड़ा कानून क्या है? भारत का संविधान। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संवैधानिक विकास। एक्चुअली भारत में संविधान का विकास ऐसे ही नहीं हो गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में आई, तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्या था? बिजनेस करना। यानी केवल इसका उद्देश्य था बिजनेस करना। लेकिन यह बिजनेस करते करते यह कंपनी करने क्या लगती है? शासन। यानी जिस कंपनी को भेजा गया था भारत में बिजनेस करने के लिए, वो क्या करने लगी? शासन। और जब इसने शासन प्रारंभ किया तो शासन के लिए इसे एक रूल बनाना पड़ा, यानी भारत के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो रूल बने, जो उन्होंने कानून बनाए, या जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सिद्धांतों को लागू लागू किया, वो सभी चीजें जो धीरे धीरे डेवलप हुई, वही क्या हो गया? संवैधानिक विकास में गणना की जाती है। यानी भारत में संविधान डायरेक्टली नहीं आ गया। यानी यही अंग्रेजी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में बिजनेस करने आई थी और इसने जो कानून बनाने चालू किए, वही भारत में क्या पड़ा? संविधान की नींव पड़ती है। अब संवैधानिक विकास में देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो कानून के तहत चलाना चालू हुआ, 1765 से शुरू होता है और 1858 तक चलता है कंपनी का शासन। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि कब कंपनी आई, ये शासन की बात हो रही है। यानी इन्होंने शासन करना स्टार्ट कब कर दिया था? तो 1765 से ही। आप देखेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध, जब आप प्लासी और बक्सर का युद्ध जब आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो प्लासी और बक्सर के युद्ध ने क्या किया? एक निर्णायक भूमिका निभाई अंग्रेजों को भारत को प्रशासन करने में, क्योंकि उन्होंने क्या किया? बंगाल पर आधिपत्य किया और वहीं से इन्होंने कहीं ना कहीं भारत के ऊपर इनका क्या हुआ? प्रभाव बढ़ता चला जाता है। अगर ये इतिहासकार बहुत सारे इतिहास भी कहते हैं कि अगर बंगाल उस टाइम अगर नहीं हारे रहते तो शायद ये कभी भी भारत के ऊपर शासन नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए ब्रिटिश संसद ने जो अधिनियम पारित किया उसे चार्टर अधिनियम कहा जाने लगा। ये तो आपका विकास चल रहा है, यहां से जब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अभी यहां से इंपॉर्टेंट चीज चालू होंगी और जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्मेट बनेंगे, वो हम सारी चीजें यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। और देखिए, रिलेटिंग 1773 जब आया तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि भारत में क्या चल रहा है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। यानी कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा क्या फैल गया था? भ्रष्टाचार फैल गया था। तो इस एक्ट को लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर क्या करना था? नियंत्रित करना था, क्योंकि कंपनी अब धीरे धीरे शासन संभालने लगी थी और उसके पास पैसा ज्यादा हो गया था, तो उनके लोग क्या हो गए थे? एक तरह से बिगड़ गए थे। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और बंगाल के एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी बंगाल में पहले क्या होता था? केवल गवर्नर होता था, जैसे उत्तर प्रदेश में गवर्नर होते हैं, बिहार में गवर्नर होते हैं, ठीक सिंपल गवर्नर होते थे। उस टाइम इनके पास 3 प्रेसिडेंसी थी। अब ये 3 प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ थी? एक इनकी बॉम्बे थी, एक इनकी मद्रास थी और एक इनकी कोलकाता थी। 3 प्रेसिडेंसी थी इनके पास मेन। तो इन्होंने जो बंगाल का गवर्नर था, इसी को इन्होंने क्या किया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किसे? वारेन हेस्टिंग को। यानी जो यहाँ पे
वारेन हेस्टिंग गवर्नर था, इसी को बम्बई और मद्रास को कहा गया कि तुम भी इसे सूचित करो। यानी उस टाइम के जो यहाँ के गवर्नर थे और जो यहाँ के गवर्नर थे, इनको किसके अंडर कर दिया गया है? बंगाल के गवर्नर के अंदर। जब इसके अंदर ये दोनों काम करने लगे तो इसी को बोल दिया गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहां से सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग। कभी कभी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, बात एक ही। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग एक सम्मान के लिए बोला जाता है, उस तरह हम लोग कोई सम्मान नहीं देना है तो वारेन हेस्टिंग बोल के निकल जाइए। तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। इसकी जो कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, जो कार्यकारिणी में लोग थे वो थे फ्रांसीसी, क्लेवरी, मानसन और वारवेल। तो इनके बारे में नहीं पूछा जाता, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट। जो भी जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सीधे इंपॉर्टेंट में डिनोट करता चलूंगा, जिसको आप अपने बुक में या आप कहीं भी से आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, रेड एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कई बार एग्जाम में यहाँ पे क्या कर देता है, हाई कोर्ट दे देता है, कंफ्यूज मत होइएगा, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च। जैसे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक ऐसा ही उस टाइम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। अब यहाँ एग्जाम में कंफ्यूजन करेगा आपको, क्या कंफ्यूज करता है? बोलता है किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई? तो आपको क्या लगाना है? 1773। आंसर क्या हो जाएगा? 1773। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन कन्वर्ट कर दे कि किस सन में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो किस सन में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो हो जाएगा 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट बनता है 1773 में, लेकिन कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हो जाएगी? 1774 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आंसर भी अलग अलग होगा। देखते हैं नेक्स्ट। जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके जो मुख्य आपके न्यायाधीश बने वो बने सर एलिजा इम्पेथ। इनका नाम याद रखिएगा। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज होते हैं तो बोला जाता है भैया उनका नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक इसी तरह मुख्य जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। उनके सहयोगी थे कौन? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। कर्मचारियों के निजी व्यापार को प्रतिबंध कर दिया गया, क्योंकि ये क्या थे, निजी व्यापार करना चालू करते थे, जिससे क्या था, कंपनी को भी नुकसान होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नुकसान होने लगा था। इसलिए कहा कि कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, और ये लोग बंगाल में बहुत ज्यादा उपद्रव मचा चुके थे। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में निकलेंगे, तो अच्छे से आप देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, आप बस 2 पॉइंट याद रखिएगा, मेरी बातें, ये किताबी बातें हैं बट मेरी बातें याद रखिएगा। बस आपको याद रखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये जो नियंत्रण मंडल बनाया गया, स्थापना की जाती है, तो 2 चीजें डेवलप की जाएंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या देखेगा? पॉलिटिकली मामले यानी राजनीतिक मामले, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखेगा? बिजनेस यानी व्यापार। तो सिंपल से याद रखिएगा BOD। जो डी से क्या होता है? डायरेक्टर। कई बार आप मूवी देखे होंगे, सीरीज देखे होंगे, तो उसमें कहता है कि अरे मेरा बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मेरा बाप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो ऐसे याद रखिए, डायरेक्टर जहां कभी क्या होते कंपनी में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया वो क्या था? पॉलिटिकली था, यानी राजनीतिक के लिए। बस ये 2 चीजें आप इसमें याद कर चलिए 1784 में, इससे ज्यादा आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 1813 देखते हैं। 1813 का चार्टर्ड एक्ट, कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के एक अधिकार क्या रहा? बना रहा। अब इसको समझते हैं कैसे, क्या हुआ क्या। कंपनी जो थी, तो वहां पे जब भी इलेक्शन होता था तो वहां पे लोग बोलते थे केवल एक ही आदमी तो बिजनेस नहीं करेगा, यानी केवल एक तो बिजनेस नहीं करेगा, यानी इन सेंस केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी केवल यही बिजनेस नहीं करेगी, अन्य लोग भी चाहते थे, क्योंकि भारत क्या है? भारत क्या है? एक बहुत बड़ा हब है जहां से पैसा यहां से निकाल के यहां जाता है, यानी कंपनी प्राप्त करती थी। तो अन्य लोगों की भी लालसा बढ़ेगी कि यार भारत में बिजनेस करे और क्या करे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। तो इस प्रोसेस को कैसे करना था, तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जितनी अन्य भी कंपनियां थी, इंग्लैंड में ऐसा तो है नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बहुत सारी कंपनियां थी, वो भी चाहती थी क्या करे, भारत के साथ व्यापार करे और ज्यादा से ज्यादा क्या करे, धन की प्राप्ति करे। तो इस उद्देश्य के लिए
वहां पे बहुत ज्यादा क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा और गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। कहा कि अब भारत में सिर्फ कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी अन्य कंपनियां क्या होंगी, जो अन्य कंपनियां हैं वो भी क्या करेंगी, भारत में व्यापार करेंगी। तो बातें समझ में आ गई आपको, क्या कहा गया, क्या मतलब रहा। चलिए देखिए, कंपनी अब भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। और ये चाय और चीन, याद रखिए, चाय और चीन, चौ से चौ है तो याद रखिए चाय और चीन। अब यहां देखिए क्या होता है, ईसाई मशीनरी को भारत में आने की क्या कर दी गई, छूट गई और धर्म प्रचार करने के लिए इन्हें मान्यता प्राप्त हो गई। और यही ईसाई मशीनरी जो होगी, जो भारत में धर्म परिवर्तन कराएगी, तो आने वाले क्रांति 1857 की क्रांति, जो हिस्ट्री वाले सर पढ़ाए हैं, वो इससे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ही ईसाई मशीनरी जब भारत में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए कहेगी, तो जब भारतीयों को लगेगा कि हाँ यार हमारा धर्म तो क्या हो गया, हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, तो लोगों में रोष उत्पन्न होगा और फिर क्या होगा, एक तरह से आंदोलन की धीरे धीरे यहां से नींव भी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1833 का चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताऊंगा। कंपनी के व्यापारिक अधिकार 4 चीन से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी अब कंपनी का नियंत्रण क्या हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी कंपनी का अब काम क्या रह गया भारत में, शासन करना। क्या रह गया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करना रह गया, शासन करना रह गया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या रह गया, कंपनी का काम केवल भारत में शासन करना। यानी अब जो कंपनी थी अब क्या करेगी, भारत पर सिर्फ शासन करेगी। यानी एक तरह से कंपनी के पास चॉइसेस थी, दो चॉइस थी, या तो व्यापार करो या तो शासन करो। तो सबको पता है पॉलिटिक्स में ज्यादा पैसा है, तो इसे याद रखिए, पॉलिटिक्स इन्होंने चूज किया और ये क्या करेंगे, भारत में अब शासन करेंगे। और अन्य कंपनियां जो आएंगी, यानी जो आपने क्या देखा 1813 में, तो उससे रिलेटेड जितनी भी अब कंपनियां आएंगी उनसे अब टैक्स लेंगे। बाकी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, टैक्स लेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक अधिकार पूर्णतः क्या हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। अब भारत के शासन का क्या हुआ, एक तरह से केंद्रीकरण हुआ। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करके चलना है। वनडे एग्जाम के लिए तो ये समझिए इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो बंगाल, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तो विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इंपॉर्टेंट, मैं ये देखिए नोट कर दे रहा हूं। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब भारत आता है तो यहाँ पे बहुत सारी कमियां देखेगा और उन कमियों को क्या करेगा, सही करने की कोशिश करना चालू करेगा। और उस कमियों में सबसे बड़ा काम करता है कि एक विधि आयोग की स्थापना करेगा। क्या करेगा, एक विधि आयोग। और विधि आयोग आज भी है भारत में, विधि आयोग क्या है, भारत में आज भी है। भारत में आज भी ये कार्य करता है। तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा करंट में, बहुत करंट अफेयर पढ़ते हैं आप लोग, बताइए कि भारत में कौन सा नंबर का विधि आयोग अभी कार्य कर रहा है। बहुत करंट अफेयर आप लोग देखते हो, तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा। और विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, अब विधि आयोग के जो नियुक्ति करता है, जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ये आपके करंट में काम आ जाएगा, पॉलिटी में भी काम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड मैकाले, अब जो विधि आयोग बना तो लॉर्ड मैकाले को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। यानी लॉर्ड मैकाले को एक काम दिया गया कि अब भारतीय कानूनों का क्या कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। क्या कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस आप अच्छे से ये चीजें याद होनी चाहिए। लॉर्ड मैकाले का देता क्या किया, विधि आयोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को क्या बना, भारत का प्रथम गवर्नर। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बना, तो आपको पता होना चाहिए। अब भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे भैया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया, बाकी क्वेश्चन में इसको और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन भेदभाव को क्या किया गया, समाप्त किया गया। अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे कभी भी कि कानून का वर्गीकरण किसने किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया था। क्या, विधि आयोग का स्थापना किया, स्थिति को कानून का वर्गीकरण करना था। जैसे भारत में जो सती प्रथा थी, विभिन्न तरह की जो भी कुरीतियां थी, उसको लॉर्ड
कौन पेंटिंग समाप्त करना चाहता था, और कहीं ना कहीं भारतीय ये जो समाप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी जो ये अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, ये भी इनके लिए एक तरह से बुरा काम करेगा। कैसे, आगे देखा जाएगा। इसी अधिनियम से भारत में दास प्रथा को कानूनी विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा यानी होता था कि भैया बाप खेत में काम कर रहा है तो नहीं कर चुका पाया, तो फिर उसके बाद से बेटा जाएगा, तो बेटा भी अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो पता नहीं कैसा कर्ज होता था, कुछ चुका ही नहीं पाता था, लोग मरते जाते थे। इसी को दास प्रथा तरह से एक प्रथा थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1858 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, यह अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद हुआ। इंपॉर्टेंट, इससे तो भैया जाके आप इतिहास में पढ़िएगा, लेक्चर आपको हिस्ट्री वाले सर ने बहुत अच्छे से बनाया है, उसको हमने भी देखा है। तो आप 1857 की क्रांति जाके अच्छे से पहले पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो थोड़ी बहुत इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। आप जाकर 1857 की क्रांति यहाँ पे पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसे ही 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा का हमेशा क्या हो जाए, भारत से सत्ता समाप्त हो जाए। और यहीं पे मौका मिल गया किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मौका मिला कि उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्या किया, ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा, यानी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब संवैधानिक विकास होता मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक वही चीज यहाँ पे हुई। 1858 में क्या हुआ, कंपनी का शासन क्या हो जाएगा, भारत से एकदम समाप्त हो जाएगा और ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण था, यानी महारानी विक्टोरिया अब यहाँ क्या हुई, समग्र हो जाएंगी, यानी सभी कुछ उनका महारानी विक्टोरिया के नाम से अब होगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। बदलाव क्या, देखिए, बंगाल सॉरी जो गवर्नर जनरल को अब वायसराय बनाया गया, यानी जो भारत का गवर्नर जनरल होता था अब उसको क्या कहा जाने लगा, वायसराय। इसके ऊपर तो गाना ही बन चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। अब यहाँ से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं। कभी भी पूछेगा, कई बार इतिहास में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कई बार रिपीट कराओ ताकि आपको याद रहे, दो जगह तीन जगह ये यूज होता है और लोग लड़के कंफ्यूजन में इसमें रहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है अगर एग्जाम आए तो। अब पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। यानी दो पोस्ट इसके पास है, याद रखिएगा दो पोस्ट। यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 तक कौन था, ये। और जैसे ही नया कानून बन के आएगा 1858, तो ये क्या बन जाएगा, वायसराय। क्या बन जाएगा, वायसराय। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अब आपने यही पढ़ा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो सबको क्या किया गया, यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अब भारत राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया का क्या किया गया, डेवलप किया गया, एक पद बनाया गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पद जनरेट किया गया, ये जो सेक्रेटरी था वो रहता कहाँ था, ये ब्रिटेन में रहता था। ये पद कहाँ पे क्रिएट की गई, ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में था। कंपनी के ऊपर क्या किया गया, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मुगल सम्राट पद क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे मुगल सम्राट पद क्या किया जाएगा, यहाँ पे समाप्त किया जाता है। देखिए, तो अब ये जो भारत राज्य सचिव था, इसको दिया गया 15 लोग दिए गए। कितने लोग, 15 सदस्यों की एक टीम की गई, जिसकी सहायता से क्या करना था, भारत के ऊपर शासन करना था। क्या करना था इसको, भारत के ऊपर शासन करना। अगर कभी भी पूछा जाए एग्जाम में कि भारत राज्य सचिव को जो काम करने के लिए कितने लोगों को दिया गया था, तो कितने लोग दिया गया था, तो 15 लोगों को, यानी 15 लोगों की एक टीम इनको दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको बता दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, की शुरुआत की। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कैबिनेट की नींव पड़ी। अभी देखे हुए कैबिनेट का विस्तार हुआ है, आज पढ़ा रहे हैं और कल कैबिनेट का विस्तार हुआ था, तो याद रखिएगा। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि यह अध्यादेश आज भी जारी करता है, और भारत में अब अध्यादेश दो लोग जारी करते हैं। कौन कौन, प्रेसिडेंट
और गवर्नर, यानी राज्यों के गवर्नर। तो दो दो लोगों का आज ये पावर मिला हुआ है। इस अधिनियम पर क्या हुआ, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और कलकत्ता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब, किस एक्ट के तहत पूछेगा, किस साल में की गई, तो 1774। किस एक्ट के तहत, 1773। याद रखिएगा, एक्ट अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1773। अगर आपसे ईयर पूछेगा तो क्या मानना है आपको एग्जाम में, 1774। कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। इस अध्ययन द्वारा सर्वप्रथम आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का क्या किया, निर्माण किया गया। तो जो भैया यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से याद रखना, ये किस अधिनियम का जो आईपीसी धारा जो आप लगाते कि आईपीसी धारा, वो लगेगा आपको पर वो। तो इस तरीके की जो चीजें आई वो कब आई, 1861 में। आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था लाई गई थी। किस प्रकार से, भारतीय संसदों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। बजट पर आज भी देखते होंगे बहस किया जाता है। ठीक उसी तरह यह अधिकार कब मिला, 1892 में। भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु अनुपूरक प्रश्न आज भी पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। अनुपूरक प्रश्न कब पूछा जाता है, किस आवर्स में पूछा जाता है। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अभी भी सारा पावर था। भारतीय परिषद एक्ट 1909 मार्लो मिंटो सुधार। भारतीय परिषद एक्ट 1909 मार्लो मिंटो सुधार। तो देखिए, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया, अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया। अच्छा, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होता क्या था, क्या है ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? एक्चुअली मार्लो मिंटो ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की। इसकी पृष्ठभूमि आपकी तैयार होती है, थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, तो थोड़ा समझिए, कोशिश कीजिए। 1906 में मिंटो मिलेगा किससे, मुस्लिमों से, और बोलेगा तुम एक अपना संगठन बनाओ। क्या करो, एक अपना संगठन बनाओ। यानी मुस्लिमों से मिलके एक संगठन बनाने का काम कराएगा। और यहीं पर एक नींव पड़ती है मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की बैठक होगी ढाका में, और एक मुस्लिम लीग आपके सामने दिखाई देगा। यानी जो मुसलमान नेता थे जितने, उन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में। मिंटो को ये बात अच्छे से पता थी कि हो सकता है भारत में अब धीरे धीरे चीजें क्या हो रही थी, बदल रही थी। क्यों बदल रही थी, बदल इसलिए रही थी कि 1885, याद होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। और धीरे धीरे इसका काम इसलिए किया गया ताकि ये सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करेगी। आप लोग इतिहास में पढ़िएगा, यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, बस समझने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ हुआ क्या। तो इसने धीरे धीरे इससे गवर्नमेंट के ऊपर क्या, यानी ब्रिटिश के ऊपर धीरे धीरे दबाव बनने लगा था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को तोड़ दें। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को सदस्यों को तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन लिखा भी गया है, फूट डालो राज करो। इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने जन्म दिया। यानी जैसे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, इन्होंने कहा कि तुम क्या करो, एक अपने लिए चुनाव के लिए, जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए अलग से सीट मांगो, अलग से सीट मांगो। तो अलग से जब सीट मांगने, जबकि ये बात अच्छे से इन दोनों को पता था, मार्लो को भी मिंटो को भी, कि ऐसा कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस अगर ऐसा करेगी तो अन्य धर्म के जो लोग हैं वो भी मांगेंगे। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कांग्रेस ही टूट जाएगी। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य जितने भी एससी एसटी जो भी थे उस टाइम लोग, तो सभी लोग इसमें शामिल थे। लेकिन अगर मुसलमान अगर अलग होंगे तो एससी एसटी मांगेंगे, ओबीसी मांगेगा, जनरल मांगेगा। तो अब इस तरह से क्या होगा, ऑटोमेटिक नेशनल कांग्रेस टूट जाएगी और जो दबाव बनाने की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो जाएगी। तो इन दोनों की दिमाग की उपज थी उस टाइम। तो इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। इनका हाथ रहा, एक तरह से योगदान रहा, जो भी कहिए या नहीं भी रहा, एक पर्दे के पीछे से काम करते रहे ये लोग, ठीक है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग ने डिमांड किया राष्ट्रीय कांग्रेस से कि क्या कीजिए, आप हमें अलग से सीट दे दीजिए, यानी जो भी सीट है उसमें क्या कीजिए, हमें अलग से सीट दीजिए। और इनको पता था, किसको, मार्लो मिंटो दोनों को पता था कि ऐसा नेशनल कांग्रेस नहीं करेगी और ये क्या हो जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे। ठीक यही हुआ। 1906 में जब इन्होंने डिमांड किया और नहीं मिला, तो मार्लो मिंटो ने बोला था कि आप अगर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं दे पाएगी तो वो चीज हम आपको देंगे। भाई सिंपल सी बात है, चोर चोर मौसरे भाई बनेंगे। तो ठीक वही वाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं काम करना चालू कर देती है, ठीक है। यानी जो ये सोचते हैं ठीक वही चीज यहाँ पे हो रहा होता है नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। अब मुस्लिम लीग को मौका मिला, इसने मांगा, नहीं मिला,
तो मार्लो मिंटो ने एक सुधार लेकर आ गए, भारतीय परिषद एक्ट 1909, और इन्होंने कहा कि अब मुसलमान, अब यहाँ पे देखिए समझिए, एक बना हिंदू वर्ण और एक बन गया मुसलमान वर्ण। मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन का क्या किया दिया गया। अब ये कहा हिंदू को सिर्फ हिंदू वोट करेंगे, हिंदू कौन वोट करेगा, सिर्फ हिंदू वोट करेंगे, और मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट करेंगे। तो बताइए क्या भारतीय समाज में क्या भाईचारा रह जाएगा। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर कहीं मुसलमान खड़ा होते हैं तो भी वो हिंदू के सामने जाते बोलते हैं कि हमें वोट दीजिएगा, वोट फॉर दिस, वोट फॉर दी, और जो हिंदू भी खड़ा होता है वो भी मुसलमान जाकर बोलता है कि हमें भी वोट दीजिएगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं भाईचारा बना हुआ है। लेकिन अगर दोनों को बांट दिया जाए कि मुसलमानों के प्रति सिर्फ मुसलमान नेता करेंगे और हिंदुओं के प्रति सिर्फ हिंदू नेता करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, द्वेष पैदा होगा, और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, हमारा समाज टूट जाएगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हुआ। आई होप कि मैं आप लोगों को ये चीज समझाने में सफल रहा हूं कि आखिर में क्या सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्या था, इस चीज को यहाँ पे जन्म दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी बातें आपको आराम से समझा देगा, इतनी में ही सारी बातें हैं। अब इसमें क्या गया, भारतीयों को, अब भाई ये तो मुसलमान वर्ग को मिल गया, मुसलमान वर्ग को इन्होंने खुश कर दिया। अब हिंदू वर्ग को इन्होंने खुश करना, तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों को पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति दी, यानी सभी भारतीय पूरा प्रश्न पूछ सकते थे। और भारत सचिव की परिषद तथा भारत की वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। तो किस सदस्य को शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया, सत्येंद्र सिन्हा को। किसको, सत्येंद्र सिन्हा जी को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाएगा। सत्येंद्र सिन्हा जी को पहली कार्यकारी परिषद में क्या किया जाएगा, और इनको शामिल किया गया, इन्हें बनाया गया, क्या बनाया जाता है, विधि सदस्य। क्या बनाया गया, विधि सदस्य। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में स्थान दिया गया। जो 15 सदस्यों की जो भारत परिषद बनी थी राज्य सचिव को मदद देने के लिए, वो कहाँ थी, ब्रिटेन में। ये आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मेन पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। यही एक मेन पॉइंट था, अच्छे से समझ जाइए, पार्लियामेंट तो सुधार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार कहा गया। ठीक है, मोंटफोर्ड सुधार। अब मोंटफोर्ड सुधार क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन होगा, और हमें पता है कि कहीं भी कितना ही पॉलिटी पढ़े होंगे आपको ये बात पता नहीं होगी। ठीक है, एक्चुअली ये था क्या, राज्य पुनर्गठन की सिफारिश की थी, कब, 1918 में। तो ये परिणाम था। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। क्या था, एक था राज्य परिषद, एक था विधान परिषद। राज्य परिषद और विधान परिषद। तो जो विधान परिषद था और जो राज्य परिषद था, इसमें से कौन उच्च सदन था और कौन निम्न सदन था, ये आप सोचकर बताइए। राज्य परिषद उच्च सदन, क्या था, उच्च सदन, और एक क्या था, सिंपल सी बात आप तो समझ जाएंगे, ये क्या था, निम्न सदन। ये दो चीजें आज भी चलता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा। तो बताइए कौन सा लोकसभा निम्न, कौन सा निम्न सदन है, कौन उच्च सदन है, ये आप लोग सोचिए और बताइए। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आरक्षित विषय में भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, न्याय, पुलिस, प्रशासन, उद्योग आदि को इन्होंने क्या किया, अपने पास कर, यानी ऐसे याद करें जितने भी अच्छी चीजें थी इन्होंने क्या किया, अपने पास रखा, और जितनी बेकार की चीजें थी वो क्या किया, हस्तांतरित कर दिए, यानी उसमें कानून बनाने का अनुमति भारतीयों को मिल गया। ऐसे समझिए। तो क्या अस्पताल आप बना सकते हैं, नाला बनवा सकते हैं, नाली का निर्माण करा सकते हैं, रोड बनवाइए, सड़कें बनवाइए, ये सब काम आपको दिया गया। कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, संचार, जितनी भी अच्छी चीजें थी क्या किया गया, आरक्षित विषय में रख लिया गया। आइए देखते हैं।
अब जो आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा करता था। कैसे करता था? अपने कार्यकारी परिषद के द्वारा करता था। तथा हस्तांतरित विषय का प्रशासन निर्वाचन सदस्यों के द्वारा होता था। जो इसमें थे वो क्या थे? निर्वाचन सदस्य करते थे, और ये इस पे जो काम करता था वो गवर्नर करता था। ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना है, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। अब द्वैत शासन का जन्मदाता कौन था? तो लियोनस कार्टियस, ये यूनानी था, लियोनस कार्टियस। आगे देखिए, अधिनियम के अंतर्गत एक महालेख परीक्षक, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ऑडिटर जनरल सीएजी का एक महालेख परीक्षक, आज भी ये है जिंदा, ठीक है, आज भी है। तो आप लोग बताइएगा वर्तमान में सीएजी कौन है। अधिनियम के अनुसार लोक सेवा आयोग आज भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो भी आज हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते चलिए, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। यानी क्या था? राज्य परिषद है, विधान परिषद है। ये द्वैत शासन कब लाया गया? 1919 में। द्वैत शासन जन्मदाता कौन था? लियोनस कार्टियस। महालेख परीक्षक का पद जनरेट किया गया और लोकसभा का गठन किया गया। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा 1919 में की गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 1935, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भारतीय संविधान पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे एक एक चीज देखेंगे और अच्छे तरीके से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, और जब केंद्र में द्वैत शासन लागू होगा तो प्रांत में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कहां पर समाप्त हो जाएगा? प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त की गई। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि द्वैत शासन व्यवस्था कब लाई गई थी? तो 1919। कब लाई गई थी? 1919। समाप्त कब हुई? तो 1935। यानी प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था कब समाप्त हो गई? 1935 में। और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था क्या की गई? लागू की गई। इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? तो 1935 भारत शासन अधिनियम। अब पूछेगा कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1919। अब पूछेगा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था कब समाप्त की गई? तो 1935। अब आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, जब केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू होगी तो आज के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। यहां देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां देखिए स्टेट गवर्नमेंट, यही समझिए एकदम सिंपल सी बात है, सेंट्रल। अब होगा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी और स्टेट अपना कानून बनाएगा। तो भैया एक बात बताइए, क्या काम चलेगा? घर में 5 सदस्य हैं, पांचों अपना अपना कानून बनाना चालू कर दें, स्टेट अपना अपना कानून बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बनाए, तो सभी कानून एक दूसरे में क्या होगा? कंफ्लिक्ट होंगे। इसका कानून इसमें लड़ गया, इसका कानून। तो अब किया गया क्या? सूची बनाई गई, विषय बनाया गया। कौन सी? संघ सूची, प्रांतीय और समवर्ती सूची, 3 सूचियों का यहीं पे जन्म होगा। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रांतीय सूची पर स्टेट गवर्नमेंट। और समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अगर मान लेते हैं एक्स कोई कानून है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, और ठीक एक्स कानून किसने बना दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आराम से समझिए। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1935 भारत शासन अधिनियम। लेकिन कब हुई शुरू? ये तो 1937। जैसे वहां पर आपने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तक क्या गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। किस सन में की गई? तो 1774। इसी तरह संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो आपका आंसर होगा 1935। अब पूछेगा किस सन में की गई? तो आंसर हो जाएगा 1937। आई होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया, यानी प्रांत अब क्या हो गए? आजाद हो गए। और जब प्रांत आजाद हुए तो दोहरे शासन का भी क्या हो गया? यहाँ पे अंत हो गया। और अब इनके पास क्या हो गया? पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो गई, यानी ये पूर्ण उत्तरदायी सरकार अब चलाएंगे। और इसी के तहत 1935 ही भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा,
वो क्या कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। और 1935 में रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना की गई। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको अच्छे से पता होगा। अब यहाँ कुछ बातें और समझते हैं। अब इस अधिनियम का भारतीय जो संविधान बना उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। क्यों प्रभाव पड़ा है? क्योंकि जब ये 1935 भारत शासन अधिनियम लाया गया था तो इस प्रस्ताव ब्रिटिश संसद के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। यानी क्या क्या चीजें थी इसमें? 14 भाग थे। कितने भाग थे? 14 भाग। कितनी थी? 10 परिशिष्ट थी। धाराएं कितने थी? 3 2 1 1 2 3 कर लीजिएगा। धाराएं यानी आर्टिकल जो आज भी हैं। और 8 अनुसूचियां थी। इतनी बातें याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कितने भाग थे 1935 में जो लागू हुए, तो इतने। परिशिष्ट कितने थे? 10। आर्टिकल यानी धाराएं कितनी थी? तो 321। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। वर्तमान में इसमें बदलाव हो चुका है, ठीक है, तो वर्तमान में जब कंडीशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1947 को आइए हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान अधिनियम माउंटेनबेट की रिपोर्ट पे आधारित था। माउंटेनबेट की रिपोर्ट पर आधारित था। एक्चुअली भारतीय सांप्रदायिक दंगों को देखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, कौन थे? क्लीमेंट एटली। तो उन्होंने इनको क्या किया था? वायसराय नियुक्त करके भारत भेजा हुआ था। और इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उसी के रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे सर क्लीमेंट एटली ने 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में उस रिपोर्ट को क्या किया? पेश किया। उस रिपोर्ट में बेसिकली ये था कि इन्होंने माउंटेनबेट की विभाजन योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर ली और इस योजना को माउंटेनबेट योजना कहा जाता है। और इतिहास में पूछा जाता है माउंटेनबेट योजना किसे कहा जाता है? तो जिस योजना को किसने? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्या किया? स्वीकार कर लिया। यानी माउंटेनबेटन की जिस योजना को मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया उसी को क्या बोला जाता है? माउंटेनबेट योजना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। अब देखिए माउंटेनबेट की जो योजना थी इसी को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 18 जुलाई 1947 क्या? 18 जुलाई 1945 को क्या किया गया? इसे पारित किया गया। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। कहाँ पे पारित किया जाएगा? ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे। और जब ये पारित हुआ तो इसमें जो बातें कही गई उसी अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो क्या होंगे? ब्रिटिश अधिराज्य होंगे जो अपने अपने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। 15 अगस्त 1947 में यानी जब ये पारित हो गया 18 जुलाई 1947 को, तो कहा गया कि 2 अधिराज्य होंगे, भारत और पाकिस्तान, और दोनों अपने अपने संविधान का क्या करेंगे? उनका जो संविधान सभा होगी वो निर्माण करेगी क्या? इसका संविधान का, यानी सेट ऑफ रूल बनाएगी, यानी अपने राज्य यानी अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण इससे संबंधित जो अभी तक आप हम लोगों ने पढ़ा उसके क्वेश्चन देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ, उसे अच्छे से समझेंगे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे इसे देखिए और अच्छे से समझते हुए चलिए। यहाँ पे अभी तक आपने जितना पढ़ा उसका एक तरह से रिवीजन भी आपका होगा। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो किसे स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड। किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ डाटा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस तरीके से। देखिए कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी। अब ये पूछेगा किस सन में की गई थी, यानी ईयर जब पूछेगा तो आपको क्या कर देना है? 1774। और कौन थे? एलिजा इम्पे, याद रखिएगा। एलिजा इम्पे इसके क्या थे? मेन हेड थे, यानी सीजीआई समझ लीजिए इनको लोकल लैंग्वेज में।
किस एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया? तो 1833। और जबकि 1813 के अनुसार क्या किया गया? 1813 के अनुसार क्या क्या था कि चीन और चाय, मैंने पढ़ा चुका हूँ, चीन और चाय के ऊपर क्या बना रहा, नियंत्रण बना हुआ था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1833 में क्या गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और पूरे के पूरे ब्रिटिश वासियों को कहा गया कि अब आप भारत के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और ये बहुत सारी बातें थी, स्टार्टिंग से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो कौन थे दोनों महानुभाव, मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा 1909। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की गई, यानी प्रांत कब आजाद हो गए, कब आजाद हुए? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। यानी प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई और सेंट्रल गवर्नमेंट में द्वैध शासन व्यवस्था क्या की गई, लाई गई। और द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर जन्मदाता कौन थे, लियोनस कार्टियस। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो 1935, इसी के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1919 अधिनियम में द्विसंधारण धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया तो कौन थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन का किस गवर्नमेंट एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, याद होगा आप लोग को, अच्छे से याद हो गया होगा। रोलेट एक्ट 1919 के किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा, महानुभाव के बारे में अच्छी तरीके से। रोलेट एक्ट आपने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ेंगे आप लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में आपको इतिहास पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता होगा साइमन कमीशन को आना कब था, आया कब, और इसने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की। किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित कर दिया? तो 1858। वहां देखा था क्राउन का नियंत्रण हो गया, यानी ताज का नियम स्थापित हो गया और संसदीय नियंत्रण स्थापित की होगा, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू की गई और मुगल सम्राट पद समाप्त किया गया और एक राज्य सचिव का पोस्ट जनरेट किया गया। इतने फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एक अधिकार को किससे समाप्त किया गया? एक तरह से चुनौती मिली कब? 1813 में, यानी अब एक अधिकार नहीं रहा। 1773 में पारित की एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लिया गया। तो रिलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773, यही था जो एक्ट बना था, क्या था? 1773 का रिलेटिंग एक्ट, वही यहाँ पर पूछा। देखिए 1773 में पारित किए गए उस एक्ट का सीधे नाम पूछ लिया है, क्या हो जाएगा? रिलेटिंग एक्ट। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले मैंने बता दिया था। इसी में सीएजी का स्थापना की गई थी। भारत में सार्वजनिक सेवाओं में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं होगा और ब्रिटिश संसद ने कब इसे घोषित किया गया था? 1833। यहाँ पे कौन बना था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। केंद्र में द्वैध शासन सिद्धांत कब लागू हुआ? तो 1935। प्रांत में कब लागू हुआ? तो 1919। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था कब समाप्त की गई? तो 1935 में। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1935 में। अधिनियम में किस अधिनियम से हुई? तो 1935। सन पूछेगा तो क्या, अगर ईयर पूछ देते तो क्या करते हम लोग? 1937 कर देते। आगे बढ़ते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन किया गया था? शिक्षा। भैया 1 लाख रुपए दिए, बहुत बड़ा रुपया दिए इन्होंने, बताइए 1 लाख रुपए में सभी पढ़े लिखो। आगे बढ़ो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू करना। ब्रिटिश सरकार ने संविधान व्यवस्था को सर्वप्रथम कब लाया? तो 1861 को, यानी संसदीय व्यवस्था थोड़ी बहुत हमें दिखाई देने लगी। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के गठन के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालो राज करो की नीति किस अधिनियम के द्वारा आई? तो 1909। अच्छे से आप लोगों को मैंने समझा दिया, अब तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार 2 भारतीयों को गवर्नर के परिषद में स्थान दिया गया, यानी जो ब्रिटेन में? तो 1909। और एक भारत में बना, विधि आयोग का सदस्य बना सत्येंद्र सिन्हा, याद रखिएगा। किस अधिनियम को नेहरू ने अनेकों ब्रेकों वाली इंजन सहित मशीन कहा था? तो 1935। इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, यानी इनको भरोसा नहीं था। किस अधिनियम द्वारा एक विधि आयोग का गठन किया गया?
बताइए 1833। लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले जी हैं। और लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। बताइए, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी को जन्म देकर चला गया खुद तो। किस अधिनियम द्वारा सरकारी चयन में जाति धर्म पढ़ चुके हैं? 1833। किस अधिनियम द्वारा भारत में विवाहित प्रणाली की शुरुआत की गई? 1861। इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी। और क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई? तो 1909 अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया? तो कब? 1784। अभी आपको मैं बताया था ना, बीओडी और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसी बारे में पूछा है। किस अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव का पोस्ट जनरेट किया गया? 1858। अच्छे से आपको पढ़ लिए। किस अधिनियम के तहत विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियों का गठन किया गया था? तो 1935। 3 सूची, संघ, अभी आपने पढ़ा, संघ, राज्य और समवर्ती, इन 3 चीजों के बारे में तीनों का गठन किया गया था। अच्छे से मैंने समझा चुका हूं। आगे देखते हैं, रिजर्व बैंक की स्थापना सबको पता है किस अधिनियम तक की गई? 1935, हर कोई पढ़ा हुआ है। वर्तमान में भारतीय संसद में अधिकांश बातें किस एक्ट से ली गई है? तो 1935, क्योंकि वहां आपने देखा था कितने थे, 8 भाग थे, 10 परिशिष्ट थे, 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट, 8 अनुसूचियां, 321 आर्टिकल, तो सभी चीजें कहाँ पर थी? तो इसी का प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा पड़ा है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की किस अधिनियम का भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है? तो आप क्या लिखेंगे? आपको क्या आंसर करके आना? 1935 एक्ट से। और क्वेश्चन देखते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अरे बड़े अच्छे से आप लोगों को याद हो गया होगा, पहले या इन पे, और 3 इनके अन्य लोग, 3 अन्य सदस्य भी थे। भारत के प्रथम संघीय न्यायालय का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1935 के द्वारा। अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया है। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध? देखो, बंगाल में इनका आधिपत्य हुआ, बंगाल में इन लोगों ने क्या करना चालू कर दिया? व्यापार करना चालू कर, जिससे क्या हो गया? रेवेन्यू घटा। और ये समझते हो, व्यापार करना, जब सरकारी कर्मचारी व्यापार करना चालू कर देगा तो क्या काम होगा? अगर आज भी हो जाए तब भी गड़बड़ है, और कल भी जो हुआ वो भी गड़बड़ था। तो 1773 ऐसे याद रखिए। किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ईसाई धर्म प्रचार को भारत में आने की छूट दे दी? 1813। मैंने समझाया था, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा क्या? 1857 के ऊपर। तो ये इतने क्वेश्चन थे, लगभग आपके काउंट कीजिएगा तो लगभग ये 40 के नियर अबाउट क्वेश्चंस थे। इनको मैंने 1 2 3 4 5 में इस तरह कन्वर्ट किया ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन कम है। ठीक है, ये होता है ना, मानसिक दबाव आपके ऊपर नहीं रहेगा, ये 40 क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से इसे पढ़िए, इससे बाहर आपको संवैधानिक विकास से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपके जो 500 सीरीज होगी जो पॉलिटी की, उसमें भी आपको कराए जाएंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीपीएससी पेट का एग्जाम दीजिए, या आप यूपीपी दीजिए, यूपीएसआई दीजिए, आरओ दीजिए, तो हर तरह के एग्जाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन थे और जो भी इसमें डेवलपमेंट के बारे में जो भी बातें थी, आपको सभी की सभी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से समझा दी गई। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है, अगर लगा कि ये इस वीडियो से आपके एग्जाम क्लियर होंगे या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 1 से 2 दिन बाद जैसे टीम आप इसे अपलोड करेगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।